की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मीज़ाब रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं आपके साथ इनाम रमज़ान में। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अपना डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंस के हामिल इस लिहाज से भी है क्योंकि तमाम बुराइयों की जड़ जो है वहीं से शुरू होती है अगर हम ख्याल ना रखें। हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन की, दांतों की और मुंह की सफाई की और उससे निकलने वाली बीमारियों की और उन अमराज के इलाज की। इसके लिए हमारे साथ हैं माहिर तिब्ब नबी आगा सैयद ग़ुलाम नबी मूसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। सलाम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए रमज़ान किस तरह से तेज़ी से दौड़ता जा रहा है? बस वक्त ऐसे ही गुजर जाता है कि इंसान को पता ही नहीं लगता और अगर इस वक्त में अच्छे काम किए जाएं तो आखिरत तक और काफ़ी टाइम तक लोग भी याद रखते हैं और आखिरत में भी उसकी बरकत रहती हैं। और अगर इस वक्त को अच्छा ना गुजारा जाए तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है और हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, हमारे फ़ायदे के लिए हो जाए दुनिया में भी और आखिरत में भी, इसका हमें सवाब मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही।
तो आज हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के हवाले से। ओरल हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लोग जो है निगलेक्ट कर देते हैं। ब्रश करना 2 वक्त उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। मिसवाक की जिन लोगों को आदत होती है तो वो मिसवाक भी जो है जिस तरह से उसका हुक्म आया है उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आप ज़रा इन चीज़ों पे ज़रूर हमारे नाज़रीन को गौरतलब एक गुफ्तगू फरमाइए इस बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो टॉपिक है आज का ओरल हाइजीन, ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान के लिए मुफीद है, और अगर वो चाहता है अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारना तो ओरल हाइजीन सबसे पहले उसका ख्याल करना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन अब देखें हमारे यहाँ एक इंसान है, वो बहुत से लोगों से दिन में मुलाकात रहती है, उसकी उठना बैठना है, ऑफिस जाना है, या दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर वो चाहता है कि सबके साथ एक अच्छे तरीके से मेरी मुलाकात हो और जाते हुए मुझे वो याद रखें, तो सबसे पहले ओरल हाइजीन का ख्याल ज़रूरी है। ओरल हाइजीन का अगर वो ख्याल नहीं रखता तो मुंह से एक बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो खुराक है, ग़िज़ा है, वो दांतों में जाके फंसती है, और वो जब गल सड़ जाती है तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आती है। जब आप दोस्तों में, रिश्तेदारों में और अपने सर्कल में बैठते हैं और आपके मुंह से कोई बदबू आए तो लोग उसको पसंद नहीं करते। ठीक है, सामने आपको कुछ ना कह पाएँ, लेकिन आपके जाते आपके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई ऐसा ख़ास नाम आपका रख दिया जाएगा। हाँ, कोई ऐसा ख़ास नाम, क्योंकि हमारा सर्कल है वो छोड़ते किसी को नहीं है। और पीछे, क्योंकि ये आंसर है कि पीछे बुराई और गीबत ज़रूरी है, उसके बगैर उनका दिल नहीं कटता। तो हमें ख्याल करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना तो ओरल हाइजीन का ख्याल करें। चलिए, ये तो आपने ज़ाहिर सी बात है एक इम्पोर्टेंस इसकी बताई। अब इसमें जो है क्या करना चाहिए लोगों को, ये भी ज़रूर बताइए। देखिए, इस्लाम में इसकी ताकीद की गई है और तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने मुंह को, अपने दांतों को, अपनी ज़बान को साफ़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा और नेचुरल तरीका जो है आपका मिसवाक। आजकल तो ब्रश आ गए हैं, लेकिन जो मिसवाक है उसमें खुदा ने इतनी ताकत रखी है कि वो आपकी छोटी छोटी स्पेस में भी अगर कोई चीज़ फंसी हुई है दांतों के बीच में, वो निकाल देती है। और ख़ुद नीम, मिसवाक क्योंकि नीम के तरह की बनती है, और ख़ुद नीम में इतनी ताकत है कि वो बीमारियों को किल कर रही होती है। अगर हमारे दांतों के पीछे या कहीं साइड में जर्म्स लगे हुए हों, जो एक ग्रीन सी एक लेयर बन जाती है दांतों के ऊपर, तो उसको भी ये मिसवाक ख़त्म करती है। वो ब्रश से ख़त्म नहीं होती या पेस्ट से ख़त्म नहीं होती, वो मिसवाक से ज़रूर ख़त्म हो जाती है। तो मिसवाक ऐसी चीज़ है, आप अगर नहीं लगा पाते तो हफ्ते में 1 दफ़ा मिसवाक इस्तेमाल करें। बाकी दिन टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, ऑफिस जाना है, जल्दी है, एक फ़ास्ट लाइफ है, तो उसमें अगर आप इसको नहीं कर पा रहे तो आप जो है इसको जो है हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी मिसवाक का इस्तेमाल करें। अच्छा, मिसवाक के इस्तेमाल के लिए भी लोगों में सवाल उठता है, क्या हम उस पर पेस्ट लगा कर इस्तेमाल करें, बगैर पेस्ट के इस्तेमाल करें? नहीं, मिसवाक का इस्तेमाल अगर वो खाली भी करते हैं तो उसके भी फ़ायदे हैं, लेकिन अगर वो कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडे को पानी में डाल के उसका एक पेस्ट बनाएं, वो दांतों पे लगाएं, थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद मिसवाक से उसको रब करें। आपके दांतों के ऊपर शाइन भी आ जाएगी और जर्म्स भी किल हो जाएंगे। नेचुरल चीज़ों पे चले जाएं। हमने अपने बचपन में ये डेंटोनिक देखा था, बिल्कुल, वो आज भी है, तो उसके अंदर भी ये नेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर लौंग, आप इलायची और जो है आप इसमें नीम के पत्ते, इनको अगर मिक्स करके ग्राइंड करके रखें तो ये बेहतरीन मिसवाक बन जाती है आपकी, जो आपके जर्म्स को किल करती है और आपके दांतों के ऊपर वाइटनिंग दे देती है, और मुंह से जो बदबू आने का एक सिलसिला है उसको ख़त्म कर देती है। मिसवाक पाउडर बन जाता है। मिसवाक पाउडर बन जाएगा। सिर्फ इन 3 चीज़ों को मिला लें, लौंग को, आपके जो है इलायची, और तीसरा आपका नीम के पत्ते। इन 3 चीज़ों को हम वज़न ले लें, उसको ग्राइंड करके अपने पास रख लें, और जब भी करें उससे ब्रश करने से मिसवाक पहले दांतों पे लगा दें और फिर ब्रश कर दें।
बहुत आसान, ये आपके घर में रख लें। इससे आप देखें आपके दांतों के मसाइल नहीं होंगे, दांत मजबूत होना शुरू हो जाएंगे आपका। बिल्कुल। तो ये नेचुरल चीज़ है। अच्छा, जैसे दांतों में हम जब बात करते हैं, एक तो बैड ब्रेथ की होती है, आपकी स्मेल अच्छी नहीं आ रही होती है, उसका ताल्लुक दांतों ही की या मुंह की सेहत से है या फिर आपकी इंटरनल बॉडी की सेहत से आता है? देखिए उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। आपकी जो स्टमक अगर ठीक नहीं होगा वो उसकी वजह से भी बैड ब्रीथ आना शुरू हो जाती है। आपको अगर बलगम की शिकायत ज़्यादा है उसकी वजह से भी आपकी बैड ब्रीथ होना शुरू होगी। अगर आपकी ब्रश प्रॉपर नहीं हो रहा उसकी वजह से भी होगी। और दूसरा, आपकी अगर ज़बान साफ़ नहीं है, ज़बान क्योंकि हम जो खा रहे होते हैं अगर उसको हम स्क्रैप ना करें, साफ़ ना करें, तो वहाँ से भी बदबू आने का आंसर शुरू हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है कि बैड ब्रीथ की बेसिक रीज़न क्या है। क्या वो हमारे दांत है या हमारा स्टमक है या हमारी टंग है, क्या है? तो सबसे पहले उसका तयन करें, उसके बाद उसका इलाज देख लें। बिल्कुल सही। अच्छा, दांतों के जब हम मसाइल पर आते हैं तो दांतों के और भी बहुत से मसाइल हैं। एक तो प्लैक लग जाता है उसमें, दूसरे की स्पेसिंग भी आ जाती है। तो उन स्पेसिंग को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी तकलीफ दे हो जाती है लोगों के लिए, खाना फंसना उसमें। स्पेसिंग की अगर एक तो नेचुरल कॉज है और एक दूसरा कॉज हम खुद हैं कि हम लोग कभी कोई टूथपिक दांतों में लगा दी, कभी कोई रस्सी के साथ उसको साफ़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसमें स्पेस बनना शुरू हो जाता है। और वो स्पेस अभी तो हमें मुश्किल नहीं देता, लेकिन आगे चल के वो मुश्किलात का बायस बनता है, क्योंकि आपका जो भी खुराक है वो अगर स्पेस ज़्यादा हो गई उसमें ज़रूर जाके फंसेगी। फिर आप अगर गोश्त खा रहे हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, आप रोटी ले रहे हैं, उसके ज़र्रात उस स्पेस में जाके फंसेंगे। तो कोशिश करें ये जो प्रैक्टिस है कि आप वो जो टूथपिक यूज़ कर रहे हैं उसको इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह ब्रश कर लें। ब्रश से आपके छोटे छोटे स्पेसेस पे भी ब्रश चला जाता है और उसको साफ़ कर देगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने ब्रश की बात करी, तो ब्रश भी लोग जो हैं बड़े लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्रश का एक सर्टेन टाइम होता है इस्तेमाल करने का, उसके बाद आपको ब्रश को रिप्लेस कर देना चाहिए। वो आप ज़रूर बताइए कि वो कितनी जल्दी रिप्लेस करना चाहिए। देखिए, ब्रश को आप एवरी मंथ जिस तरह आपके घर में राशन आता है इस तरीके से उस राशन में आप कोशिश करें कि ब्रश को ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि एवरी मंथ आप उसको चेंज करते रहें, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक आपकी जो है गलाजत से है, जो दांतों में फंस रही है, जिसको आप क्लीन कर रहे हैं उससे। और दूसरा, मुतअस्सिफ़ाना हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि हम ब्रश को जो स्टोर करते हैं या रखते हैं वो वॉशरूम के अंदर ही रखते हैं, और वो पूरी स्पेस जो है वो इन्हीं बीमारियों की ही होती है। तो कोशिश करेंगे एक अपने ब्रश को, अपने तौलिए को वॉशरूम के अंदर ना रखें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर आती है। ये तौलिया भी मैंने उसमें शामिल कर दिया, क्योंकि हमारे टॉवल्स भी जो हैं वो हैंग हुए होते हैं और हमने शावर लिया, वहीं से उसको यूज़ किया और फिर आगे, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आ रही होती है। कपड़े भी जो हैंग किए जाते हैं वॉशरूम के अंदर, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, और जब इंसान वही कपड़े यूज़ करता है तो वो थकान सा, उसकी बॉडी बीमार होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को जिनका ताल्लुक आपकी बॉडी से है, जिनको आप वेयर कर रहे हैं या जिनको यूज़ कर रहे हैं, उसको वॉशरूम के अंदर ना रखें। अपने टॉवल को, अपने क्लॉथ्स को, अपने ब्रश को, इनको वॉशरूम के अंदर ना रखें। इनकी स्टोरेज आप बाहर कहीं बनाएं, जब भी आप वॉशरूम जाएं और उसको इस्तेमाल करें, उसको बाहर लें। श्योर, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई और बड़ी मुफीद आपने मशवरा दिया ये वाला। अच्छा, जब हम इसकी हाइजीन की हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि दांत ख़राब हो रहे होते हैं। जब दांत ख़राब हो रहे होते हैं तो लोगों के अक्सर सर में दर्द बड़ा हो जाता है। उसकी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो दांत की वजह से हो रहा है अक्सर। तो वो दर्द की दवा तो ले रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो रही होती है। तो एक तो ये चीज़ कि दांत का दर्द इसको किस तरह से हम समझें कि दांत के दर्द की वजह से हो रहा है। दूसरी ये कि ये जो दांत ख़राब हो रहे हैं, इसकी क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? दांत ख़राब होने के पीछे रीज़न्स जो हैं वो तो स्पेसिफ़िक है कि आप अगर उनकी प्रॉपर सफाई नहीं रख रहे तो दांत ख़राब होगा। दूसरा, आपकी खुराक क्या है, क्या आप मीठी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, और स्टिकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आप देखें बच्चों के दांतों की आजकल शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों के दांत बड़े तेज़ी से ख़राब हो रहे होते हैं। अभी बच्चा 1 साल का 2 साल का नहीं होता, उसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, उस पर कैविटी लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, उसके पीछे रीज़न एक हमारे यहाँ ये जो
बच्चों की चीज़ें, चॉकलेट्स और ये टॉफ़ीज़ वगैरह हैं, इसके अंदर केमिकल इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल बच्चों, क्योंकि एज छोटी है, उनके जो टीथ हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी चीज़ से फाइट कर सके, तो वो फ़ौरन उस पर इफेक्टिव होता है, उसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं या ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को खुदारा इन चीज़ों से परहेज़ करवाएं, इनको ये टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स इनसे दूर रखें। अदरवाइज़ आगे जो ज़िंदगी आनी है उसमें बच्चे के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इस डेंटिस्ट के हवाले से। फिर उसको हर वीक डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा अपने दांतों के लिए। तो कोशिश करें इन चीज़ों से अवॉइड करवाएं अभी से ही। और दूसरा, अगर दांतों में कोई सनसनाहट या कोई हिल रहे हैं, कमज़ोरी है या कोई दर्द है, दर्द के लिए तो आप लौंग का इस्तेमाल करें। हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग भी कहा करते थे, जब दर्द होता था, ये क्लोव जो है ये आप दांत के बीच में रख के उसको दबा के बैठ जाएं, थोड़ी देर में आपका जो है वो दर्द गायब हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पेन किलर में होते हैं। ये पेन किलर का काम कर रहा होता है क्लोव। तो इस जो है इसको आप अपने दांत के बीच में रखें तो ये ठीक हो जाएगा दर्द। या दूसरा, नमक को भी अगर आप थोड़ी देर अपने दांत के बीच में दबा के रखें, वो भी आपके पेन को जो है वो रिलीफ कर देगा। इसके साथ साथ एक ऐसा इंग्रेडिएंट, इसका मैं आपको थोड़ी सी आपकी बात कर रही हूँ, जो आपने क्लोव की बात करी, लौंग की बात करी, इसको एज इट इज़ हमने बस दबा कर रख लेना है या इसका कुछ पाउडर बनाकर उसको फिर अप्लाई करना है? नहीं, एज इट इज़ आपने जैसा है उसको साबित अपने दांत के एक ही दाना लें, क्योंकि दांत की स्पेस भी छोटी होती है। एक ही दाना लेके जहाँ दर्द है वहाँ रख के उसको दबा के बैठ जाए, वो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और दूसरा, एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊँ, अक्सर बुज़ुर्गों की ये शिकायत होती है कि हमारे दांत अब हिल रहे हैं, हम कोई चीज़ खाते हैं तो दर्द भी होता है और दांत भी हिल रहे हैं। उसके लिए एक नेचुरल ऐसी जड़ी बूटी है जिसका अगर इस्तेमाल करें तो आपके दांत भी मजबूत हो जाएंगे, जैसे किसी जवान के दांत हैं। तो वो उसको कहते हैं नागरमूथा। अच्छा, नागरमूथा। उसका आप पाउडर बनाएं, उसको आप शहद के साथ उसका पेस्ट बनाएं और उसको अपने दांतों पर रात को लगा के छोड़ दें। अच्छा, बहुत से नाज़रीन को हमारे नहीं मालूम होगा नागरमूथा का, तो ये जो है कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ से मिल जाएगा? ये आसानी किसी भी पंसार के पास चले जाएं, उससे कहें कि हमें नागरमूथा दे दें और फिर उसको अपने सामने उसको ग्राइंड करवाएं, उसका पाउडर बनवाएं। उसको पाउडर ना लेकर पाउडर आपने खुद अपने सामने बनवाना है उसका, क्योंकि उसके अंदर भी फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हमने डायरेक्ट पाउडर लिया शायद वही ना मिले हमें। तो नागरमूथा लें, क्योंकि उसका पाउडर मुश्किल बनता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सामने बनवाएंगे तो आपको यकीन होगा कि ये आपको उसी का पाउडर मिला। तो नागरमूथा का पाउडर, उसको अपने दांतों शहद के साथ थोड़ा सा पेस्ट करें और वो लगा दें, और ये बासानी हर पंसार के पास आपको मिल जाएगा। चलिए, तो खैर बड़ा मुफीद मशवरा हुआ आपका। अच्छा, जो हमने दांत ख़राब की बात करी, उसमें फिलिंग्स करवाई जाती हैं और फिलिंग्स भी जब कभी निकल जाती हैं तो भी बड़ा शदीद तकलीफ़ वाला टाइम होता है। फिर हम उसके बाद जाते हैं, जो ये रूट कनाल भी कराना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है जाता है कि लोगों को दांत रिमूव भी कराने पड़ते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो इन सब उम्र के साथ साथ भी दांतों की कमज़ोरी पैदा होती जाती है। तो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन और हज़रात के लिए कि जो उम्र की तरफ ढलान है उनकी, तो वो अपने दांतों का ख्याल किस तरह से रखें और ऐसी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिससे उनके दांत जो हैं लंबे टाइम तक रिटेन हो सकें। ये जो मैंने अभी आपको नागरमूथा का बताया, इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये अगर आपके रूट कैनाल्स पर भी अगर कोई जर्म्स हैं जो आपको अंदर से रूट कैनाल ख़त्म कर रहे हैं, उनको भी ठीक कर देगा। मतलब इसकी पेनिट्रेशन आपके पूरे जॉस के अंदर भी जाती है। वो पूरे आपके जबड़े, आपके दांत, उनके अंदर कैविटी, उनका हिलना, उनको बिल्कुल मजबूत करके, मैंने आपसे कहा कि जैसे जवान के दांत हैं उस तरीके से एक बुजुर्ग के दांत भी वैसे ही हो जाएंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि जी बेसिकली आप कैल्शियम की टैबलेट ज़्यादा लें या कैल्शियम की मकदार अपनी बॉडी में बढ़ाएं, चाहे वो खाने से हो चाहे वो टैबलेट से हो, तो वही ज़्यादा असर करती है या नागरमूथा जो है ये भी एक प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम है? देखिए, इसके अंदर भी कैल्शियम की एक मकदार शामिल है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आप उसको सबसे पहले पूरा करें, क्योंकि ये जो भुरभुरापन आ रहा होता है ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आता है। जैसे कैल्शियम डेफिशिएंट होगा, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है बाइंडिंग की
वो ख़त्म होना शुरू होगी, और जब वो ख़त्म होगी तो वो बुरबुरापन आना शुरू होगा। तो उसको अपनी खुराक के ज़रिए से साथ साथ में नागर मूथा का भी इस्तेमाल करें, और कैल्शियम भी आपकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। बिल्कुल। चलिए, ये तो आपका बड़ा मुफीद मशवरा रहा और हमारी बड़ी अच्छी एपिसोड ये वाली रही है, ख़ास तौर से क्योंकि हम जो है काफ़ी चीज़ों पर हम उस पर फोकस कर सकें। तो अभी माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं हमारे नाज़रीन को, और ख़ुद मेरे लिए भी बड़ा अच्छा सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है कि मुझे ये सब चीज़ें पता चलती हैं, और मैं अपने घर में अब उसका इस्तेमाल शुरू कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसका भी ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह, और आपको बहुत सी दुआएं मिलती हैं इस तरह से। तो बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। उससे पहले लेते हैं हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने मेहमान के साथ। सो हमारे साथ जुड़े रहिए इनाम रमज़ान के साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक। और आज हम अपने सेगमेंट मेहमान रमज़ान में आपके साथ हाज़िर हैं, और एक बड़ी आपके लिए, ख़वातीन के लिए हम अगर हम बात करें तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़ातून यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी आसानी कर देती हैं लाइफ में। तो हम मिलते हैं आज नौरीन अब्बास जो कि हैं डिज़ाइनर। जी अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। जी नौरीन, सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक, और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है, और ये परवरदिगार की नेमतों में से एक नेमत है कि इतना बेहतरीन तोहफ़ा भी रमज़ान की सूरत में हम लोगों के लिए, फिर ये कि मौसम भी बेहतरीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ माशाल्लाह अच्छे से हो रहा है इसी वजह से। अच्छा नौरीन, आपकी हम बात करते हैं, आपका ब्रांड का है, आपका ब्रांड नेम है फैब्रिकोलॉजी बाय नौरीन अब्बास, और ये आप ऑनलाइन सेल करती हैं। तो आप अभी जो है रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से आपकी कलेक्शंस रेडी हो गई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हुई भी हैं और प्रोसेस में भी हैं। ओके, सो रमज़ान के लिए अलग डिमांड्स आती हैं आपके पास और ईद के लिए अलग? बिल्कुल, रमज़ान के हवाले से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो हर जुमे को नया जोड़ा पहने, और आपको पता है कि ख़वातीन की तो अवलीन चॉइस ही यही होती है कि उनके पास नए से नए कपड़े हों। तो अब आजकल ये होता है कि मदर डॉटर ड्यूब भी चल रहा है, तो कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि फ्राइडे को हम और साथ में हमारी जो बच्ची है वो भी सेम कपड़े ही पहने हुए हों। फिर उसके लिए सारे एक एहतमाम होता है, ज़ाहिर है कि जुमा भी है, रमज़ान भी है, तो चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो अभी इस ईद के लिए
क्या ट्रेंड चल रहा है? ईद के लिए आजकल फ़र्शी शलवार्स इन हैं। फ़र्शी शलवार हैं, उसके साथ शॉर्ट शर्ट्स भी हैं और नी लेंथ तक भी हैं, मीडियम साइज़ की समझें, और गरारे कॉटन में भी इवन गरारे आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। प्रिंटेड आजकल फ्लोरल प्रिंट्स चल रहे हैं, क्योंकि एक तो स्प्रिंग भी है समझे स्टार्ट, तो फ्लोरल चल रहे हैं। कलर्स भी काफ़ी कलरफुल कलेक्शन है आजकल। तो खासा आपके पास प्रेशर डेवलप हो जाता है बिल्कुल, डिलीवरीज का और ईद की डिलीवरीज का। बिल्कुल, और ऊपर से होता है कि जैसे अगर ईद के बाद कोई वेडिंग है तो ये वेडिंग सीज़न भी समझें, तो उसमें उस हवाले से भी मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहता है और दूसरों के लिए भी, क्योंकि ईद में और समझें जब स्प्रिंग या समर स्टार्ट हो रहा होता है उस वक्त में जो कलेक्शन होती है वो हमेशा नहीं रहती है। बिल्कुल। अच्छा, तो हम जब फैब्रिक की बात करते हैं, अभी स्प्रिंग चल रहा है अभी, और अभी विंटर से हम निकले हैं। हम कराची वाले तो निकले हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे अजला हैं हमारे, बहुत से ऐसे शहर हैं जो अभी भी विंटर्स में ही हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? डिपेंड करता है लोगों की चॉइसेस पे भी, कि वो अपने इलाके के हिसाब से किस तरह के फैब्रिक को वेयर करना चाहते हैं। जैसे आजकल सिल्क नेट काफ़ी इन है, सिल्क नेट है, और फिर ये कि आप उसमें लाइनिंग इस तरह की लगाएं, वो भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ पसंद करेंगे। जैसे कराची का देखा जाए तो ज़ाहिर है लॉन और कॉटन, और इस सीज़न में तो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं काफ़ी। सिल्क भी इन है, तो इनर आपको ऐसा रखना चाहिए कि आपको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी नहीं हो, बिल्कुल, और आपके लिए आरामदेह भी हो। वो कराची का वेदर तो बड़ा मिक्स वेदर है, दिन में थोड़ी गर्मी की साइड पर है और शाम में इट्स प्लेजेंट। तो इस वक्त हम शाम में तो चलो हम समझ सकते हैं कि हम इस वक्त कुछ भी वेयर कर सकते हैं, सिल्क भी ख़ास तौर से वेयर कर सकते हैं, बट दिन में तो इट्स हॉट, बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। सो चलें, इसकी तो हमने अभी फैब्रिक की बात करी है, कलर्स की बात करी है, फ्लोरल प्रिंट्स की बात करी है। सो व्हेन इट कम्स टू वर्क, अड्डा वर्क जिसको कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क जिसको कहते हैं, ये आजकल कितना डिमांड में है? बहुत ज़्यादा है। और आजकल जो है वो समझें कि हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है वो ब्राइडल हो या फॉर्मल्स हो, तो उनमें ज़ाहिर है वो लाइट वर्क और या हैवी हो, तो उसकी बड़ी डिमांड है, क्योंकि उसमें कलर कॉम्बिनेशन, उसके अंदर जो तार हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत डिपेंड करता है कि कितना एलिगेंट लुक आ रहा है। तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं हैंडवर्क में कि आप डिसेंट भी लगें, और उसमें जो है वो ज़ाहिर है डेलिकेट वर्क होना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया ब्राइडल का, तो अब ब्राइडल सीज़न भी आने वाला है, ईद के फ़ौरन बाद ही जो है ब्राइडल सीज़न शुरू हो जाएगा। तो उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन आपको चाहिए होता है एक ब्राइडल के लिए? एटलीस्ट 3 मंथ्स तो मैं लेती हूँ, मगर ये कि अब किसी का अर्जेंट होता है, कभी कभी होता है, तो वो मैंने 2 मंथ्स में भी करवाया है। ओके। और मगर ये कि हाँ, फॉर्मल्स जो होते हैं वो फिर भी मेरे 1 मंथ में हो जाते हैं, उससे पहले भी हो जाते हैं। ओके। अच्छा, हमारे यहाँ ब्राइडल जो है वो ब्राइड का जो निकाह डे है, निकाह में तो अब इनफैक्ट निकाह डे अलग होने लगा है, तो दैट इज़ वाइट, और बारात डे जो है दैट इज़ रेड, और उसके बाद फिर चॉइस ऑफ कलर आ जाता है वलीमे पे। नहीं, निकाह में भी। अच्छा, निकाह अब में भी आजकल जो है निकाह में ट्रेंड हो गया है कि या तो सबके सेम कलर हों, मगर ये है कि बिल्कुल लाइट कलर हों, सिर्फ वाइट पेस्टल कलर्स। जी बिल्कुल, कि पिंक में जा रहे हैं, गोल्ड में जा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, वाइट में। ओके। तो अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ इन सर्टन कलर्स का, तो कभी ऐसे कोई डिमांड आई है जो बड़ी डिफरेंट सी हो, बड़ी यूनिक सी हो, और उसको करने में भी बड़ा मज़ा आया हो? कुछ लोग जो है बिल्कुल जैसे कस्टम करा रहे होते हैं, वरना मुझसे भी मशवरे लेते हैं कि मैं उनको क्या सजेस्ट करती हूँ। तो जैसे डिफरेंट ही होना चाहिए। वैसे मेरा कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे अगर मेहंदी के लिए है और वलीमे वगैरह के लिए है, तो होता है कि डिफरेंट बिल्कुल चाह रहे होते हैं लोग। जैसे आजकल तो ड्रेस चला है, मैक्सीज चली हुई हैं, तो उसमें यही होता है कि सारे पेस्टल ही होते हैं। अब वो डे टाइम में हो रहा है या नाइट में हो रहा है, तो इतना कोई ख़ास नहीं हुआ कि किसी ने बिल्कुल ही अलग से हटके, क्योंकि जो ट्रेंड में हैं चीज़ें होते हैं वही चल रही होती हैं। तो कभी आपने कोई ऐसा आउटफिट डिज़ाइन किया हो जो बिल्कुल हट कर हो और बड़ा अच्छा लगा भी हो आपको काम करके? मेहंदी के लिए ख़ास तौर पे मेहंदी के लिए, या जो मेरे फॉर्मल्स होते हैं, अगर आप उनके कलर्स देखेंगी तो कलर कॉम्बिनेशन मेरे बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं वो अपने सामने खड़े होकर पूरा मतलब पहले देखती हूँ, डाई होके वही कलर आ रहा है जो मेरे इमेजिनेशन में है। तो ये कि मैं उसको करती भी हूँ, बैठ के पूरा कंट्रास्टिंग करना है या कुछ, तो उसको पूरा ब्लेंड करना और उसको देखना सारी चीज़ों को। So which color is in these days?
जिसको हम हॉट कलर्स कहते हैं? वैसे तो समझें पेस्टल्स का ही आजकल ज़्यादा है, मगर क्योंकि अब ये सीज़न ऐसा चल रहा है तो मेजेंटा कलर जो है वो काफ़ी इन है। ओके, पिंक के शेड्स हैं, हॉट पिंक है तो ये तो ब्राइट शेड्स होते हैं जी, स्प्रिंग के हवाले से। बिल्कुल। और अगर पेस्टल में देखें तो पेस्टल में तो समझें कि लाइलैक, इंडिगो, इसके शेड्स हैं, काफ़ी इन हैं, गोल्ड के हैं। ओके, सो नौरीन, आप अपनी जर्नी का बताइए, कब से आपने स्टार्ट किया ये काम? मुझे ओवर 20 इयर्स हो गए काम करते हुए, क्योंकि मुझे शौक़ था अपनी कॉलेज लाइफ से। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो ड्रॉ करती थी, स्केचेस बनाती थी, तो मेरा रुझान ही इस तरफ था। और फिर ये हुआ कि कॉलेज में आके मैंने स्टार्ट किया ये सारा, और एग्ज़िबिशन स्टार्ट की। फिर अपनी शादी के बाद भी अब ये कि आपकी फैमिली साथ दे, सबसे ज़्यादा आपके हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डिपेंड ही करता होता है, तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे शौक़ भी था। अब चाहे जितनी भी मैं थक रही हूँ या वो, क्योंकि जब आपका शौक़ होता है तो आप वो चीज़ कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है कि अगर आपकी हॉबी जो है आपका प्रोफेशन बन जाए, बिल्कुल और बहुत कम लोगों को नसीब होती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने 20 साल का आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है यहाँ पर इस जी, फील्ड में। बिल्कुल। आपने क्या इसके अप्स एंड लोज देखे हैं? काफ़ी इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप के बच्चे छोटे हैं और आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और आपको अपने क्लाइंट की भी डिमांड पूरी करना है। बाज़ दफ़ा होता है कि लोग चाह रहे होते हैं कि कपड़े भी बहुत अच्छे हों और उस पे काम भी बहुत अच्छा हो, मगर लो प्राइसेस हों। हाँ, अब वो तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लो प्राइसेस का मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा भी, मगर उनके लिए अगर लग रहे होते हैं, मगर उनको चीज़ भी अच्छी चाहिए, तो उनको सेटिस्फाई करना। और अगर आपने, बाज़ दफ़ा होता है कि आपने बगैर एडवांस के कोई काम किया है तो वो चीज़ें आपके ऊपर भी आ सकती हैं, बिल्कुल। क्योंकि एन वक्त पे लोग मना कर दें कि नहीं अभी हम नहीं आपको पे कर सकते। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमें ख़ुद भी एक मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, ये जैसे अभी ट्रेंड हो गया है डिलीवरीज़ का, आपने ऑनलाइन अपनी शॉप खोली है, आप उसको डिलीवर करा रहे हैं। अच्छा, डिलीवरीज़ में ये होता है कि जी आपने डिलीवरी भेजी, आपका कस्टम ऑर्डर था, आपने डिलीवरी भेजी, उसके बाद जी वहाँ से मना हो गया कि नहीं वी डोंट वांट इट। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है अभी तक। अच्छा, चलें, आप तो फिर बहुत लकी लोगों में से हुई। तो चलें नौरीन, इसमें बात करते हैं कि जैसे आपने 20 साल का अपना बताया, तो माशाल्लाह अपने ख्याल से आपने स्टार्ट किया 2005 से। जाहिर सी बात है ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, कोई ऐसा ट्रेंड जो आपके लिए सबसे फेवरेट रहा हो? बिल्कुल, गरारे। अच्छा, और ख़ास तौर पे जैसे मेरे पास चटापटी के गरारे हैं, वो हमारी नानी दादियों के ज़माने में होते बिल्कुल। थे। अब वो खुद बनाती थी? बिल्कुल, वो खुद बनाती थी, और अब हमें करवाने पड़ते हैं। जैसे उसके लिए कलर कॉम्बिनेशन, उसमें गोटा वर्क, वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और मेरे ख़्याल में उसका फ़ैशन कभी भी जा ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से गरारे, साड़ीज़ और टिपिकल शलवार कमीज़ जो है इनका फ़ैशन कभी नहीं गया। बिल्कुल। अब जैसे आजकल ये फ़र्शी शलवार्स आई हुई हैं, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी अम्मी की पिक्चर्स में कभी देखी थी कि वो लोग वो पहनती थी शॉर्ट शर्ट के साथ। अब हम देख रहे हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, फैसिनेट कर रही हैं वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, ईद का तो टाइम ही ऐसा होता है कि बहुत ट्रेंडी लुक्स के बजाय लोग चाहते हैं कि हम जो है टिपिकल जो हमारा कल्चर है उसी को फॉलो करें। तो ये ईद के सीज़न के अलावा जो आपकी कलेक्शंस वगैरह होती हैं, उसमें आपका यही ट्रेंड होता है, या आप उसमें फ्यूजन्स में जाती हैं, या वेस्टर्न भी करती हैं? वेस्टर्न तो नहीं करती हूँ, मगर ये कि हाँ लोग चाह रहे होते हैं, मगर क्योंकि मेरा भी फोकस उस पे ही है जो हमारा कल्चर है। और दूसरे ये कि जैसे मेरे पास अब सीज़न आ रहा है लॉन का, तो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते, वो मैंने पेस्टल पे भी और थोड़े उस पे फंकी और थोड़े वैसे शेड्स पे भी करवाए। और वो हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत ही खूबसूरत और समझे लखनवी जो होती थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी मेरे एंसेस्टर्स का जो है वो लखनऊ से है। ओके ओके ओके। तो वो हमारी हैं वो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। बहुत एम्ब्रॉयडरी होती है उनकी बेसिक। चलें, ये तो खैर हमने इस पे ट्रेंड्स की बात करी। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस आपने माशाल्लाह बताया, आप 2005 से आपने स्टार्ट लिया और उसके बाद अभी माशाल्लाह आपका कारवां चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा रहे और हमें बहुत अच्छी कलेक्शंस मिलती रहें। सो टॉकिंग अबाउट कलेक्शंस, अभी पूरे साल में आपको कितनी कलेक्शंस बनानी होती हैं टू सेटिस्फाई दी कस्टमर्स की नीड्स, उनकी जो होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं?
देखिए जैसे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वेदर है। अब जैसे समर तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर लोग चाहते हैं कि उनके पास डिफरेंट चीज़ें हों, जैसे प्रिंटेड पे आप लेके भी, आजकल चिकनकारी का काफ़ी फ़ैशन है कि चिकनकारी, अब ये कि उसके साथ ज़रूरी नहीं है कॉर्ड सेट्स चल रहे हैं, तो उनके साथ ये कि आपने, कोई चाहता है कि उनके पास दुपट्टे जो है उस पर भी चिकनकारी हो, तो वो चीज़ें फिर अलग से करवानी पड़ती हैं। और अगर हम फोकस करें शादी पे और उस पर, तो सब ज़्यादातर गरारे, अंगरखे और लॉन्ग फ्रॉक्स जो हैं पैनल वाली, उनका काफ़ी फ़ैशन है। और उस पे काम करके भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक जो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है ना, या इनर कहना चाहिए, तो वो भी पूरी हो रही होती है। और दायरे में चाहती हूँ कि जिस तरह के मेरे क्लाइंट की डिमांड है, मैं उसके हिसाब से उसको सेटिस्फाई कर सकूँ। अच्छा, तो कोई पर्सनल फेवरेट कलेक्शन या पर्सनल फेवरेट कलर्स जो आपके हों? फेवरेट कलर्स तो मेरे काफ़ी सारे हैं, मगर ये कि मस्टर्ड है, येलो, और डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से, पिंक के शेड्स हैं। तो आपकी जो कलेक्शंस होती हैं, इनको हम किस तरह से कैटेगराइज करें एज फार एज द मनी इज़ कंसर्न? अब ये है कि देखिए सामने वाले पे होता है कि वो किस तरह की चाहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही डेलिकेट और बहुत नफीस काम हुआ होता है। तो अब ये अगर वो चाहते हैं कि इसको लाइट करके कर दें, क्योंकि हैवी वर्क पसंद आ रहा है और उनकी इसमें नहीं है रेंज में, तो हम उसको लाइट करके उनको सेटिस्फाई भी कर देते हैं कलर के हिसाब से। कहीं कपड़े में हम वो कर देते हैं कि थोड़ा लो कॉस्ट का हो अगर, और उनके मुताबिक काम हो जाए, उनकी पसंद के मुताबिक। तो कोशिश मेरी यही होती है कि वो नाउम्मीद ना हो कोई भी। लेकिन अगर आप लो कॉस्ट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं और इस पर काम हैवी हो जाए, तो वो भी जस्ट डोंट ब्लेंड टुगेदर। हाँ, नहीं, अब ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल लो कॉस्ट का मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर पे काम करती हूँ। जो भी फैब्रिक होता है मेरा बिल्कुल प्योर मटेरियल होता है। लो कॉस्ट का मतलब है कि अब जैसे कॉटन सिल्क है, थोड़ा लो चल रहा है उसका, और उस पर लाइट वर्क ही रहता है, फिर ज़ाहिर है उस पर हैवी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और रॉ सिल्क की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। बिल्कुल रॉ सिल्क की होती है, मगर मेरा मकसद होता है कि मेरा क्लाइंट बिल्कुल सेटिस्फाई हो, तो मैं बिल्कुल ओरिजिनल ही चीज़ रखती हूँ, चाहे वो फैब्रिक हो या काम हो, तो उसमें कहीं ख़राबी नहीं हो, स्टिचिंग में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर इसी का होता है कि स्टिचिंग अच्छी हुई भी हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल एक पूरी डिटेलिंग्स मांगता है पर ड्रेस पूरा। तो ये 20 सालों में कोई ऐसा ईयर का सेगमेंट कि जहाँ आपको लगा हो कि ये जो ट्रेंड नया चला है ये बड़ा अच्छा है? अंगरखा मुझे लगता है काफ़ी अरसे से चल रहा है, और उसका फ़ैशन भी मतलब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है पुराना, बल्कि उसमें जो है वो जिद्दत आती जा रही है, कहना चाहिए कि वो डिफरेंट कोई लॉन्ग, कोई शॉर्ट, फिर किसी में पैनल्स हैं, किसी के साथ गरारों के साथ भी लोग उस स्टाइल को अपना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो ब्राइडल जब आप कर रहे होते हैं, तो ब्राइडल्स में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आ रही होती है? उसमें अब देखें, जैसे आजकल चल गया है कि शर्ट्स जो हैं वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड हों। ब्राइडल में गरारे हैं, फर्शी आजकल काफ़ी चल रहे हैं, फर्शी गरारे। तो फर्शी गरारों में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, वो थोड़े लाइट वर्क के रख रहे हैं। और शर्ट्स जो हैं वो आजकल डिमांड भी इसी तरह की आ रही है। दुपट्टे चाहती हैं ब्राइड्स के वो बहुत भारी नहीं हो, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो उनको हेड कवर करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो उस पर होता है कि ऐसा मटेरियल यूज़ करें दुपट्टे का भी, और वर्क भी ऐसा हो कि वो खूबसूरत भी लगे, और ये कि उनके लिए हैवी भी ना हो हेड के लिए उनको। बिल्कुल। तो जब हम ब्राइडल की बात कर रहे हैं, तो ब्राइडल्स में ऐसी बात है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो जब आपके पास कोई ब्राइडल आती हैं, तो अपने सारी कलेक्शन के लिए आपके पास आती हैं या वन ऑफ के लिए? तो उसमें तो और बड़ा चैलेंज आ जाता है कि आपने हर दफ़ा एक नई चीज़ क्रिएट करके उनको देनी है, ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनको डिफरेंट भी फील हो। बिल्कुल। मेहंदी के लिए जैसे देखें, जैसे निकाह की बात हुई, तो उसमें होता है कि आजकल जैसे पेस्टल कलर चल रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। फिर आते हैं हम माई और मेहंदी की तरफ, तो उसमें जो है वो ब्राइट कलर ही अच्छे लगते हैं, कि ब्राइट कलर हो, एक कलरफुल माहौल होता है, और वही चीज़ अच्छी लगे। और ब्राइड मेड्स जो होती हैं वो भी सब वही पहने हुए हों। और फिर बारात की तरफ जाएँ, तो अब ये कि रेड का ही सिर्फ ट्रेंड नहीं है कि सिर्फ रेड ही पहन रहे हों, और गरारे भी हों, तो आजकल मेजेंटा है या वाइट के साथ रेड चल रहा है, काफ़ी गोल्ड है, तो डिफरेंट तो रेड के साथ कॉम्बिनेशंस आ गए हैं? रेड के साथ आ गए हैं, काफ़ी रस्ट है रेड के साथ जो है वो, जैसे आजकल ऑरेंज के शेड आ गए हैं काफ़ी सारे। ओके। हाँ, न्यूड कलर हैं काफ़ी,
मतलब उनके साथ कंट्रास्ट करना पड़ता है क्योंकि सारे एक के साथ लाइट, रेड के साथ लाइट शेड हमें रखना पड़ता है कुछ। ओके, चलें, ये तो एक कंट्रास्ट वैसे हो गया कि रेड के साथ हम ब्राइडल्स की बात कर रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा कौन से ऐसे कंट्रास्ट हैं जो आपके अपने पर्सनल फेवरेट्स हों? मेरे जो हैं वो ख़ास तौर पे जैसे इंडिगो है, और हमने पर्पल के साथ ब्लू का रख लिया, ग्रीन के डिफरेंट शेड्स हैं। तो कहते हैं एक शरबती कलर जो होता है, अगर आप देखें तो उसके साथ रेड, ओके, मेजेंटा के साथ जो है वो न्यूड बिल्कुल वो भी रख सकते हैं हम, और पीच के शेड। ओके, और अभी ईद की कलेक्शन में हम आपके कौन से कलर्स जो हैं एक्सपेक्ट करें? ये तो जो है ना वो है, कहना चाहिए सरप्राइज़ है मगर बहरहाल अब क्योंकि कम ही दिन रह गए हैं तो ये कि लाइट शेड्स भी हैं, लाइट भी हैं और डार्क भी हैं, जैसे पीच के शेड हैं क्योंकि अब ये मौसम आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है गर्मी की तरफ ही। तो पीच के शेड हैं और इसके हैं ग्रीन के, मिंट के। ओके, और रमज़ान के हवाले से आपकी कोई सर्टन स्पेसिफिक कलेक्शन होती है या जो ट्रेंड में चल रहा है बस उसी का होता है? चल भी रहा है, और ज़्यादातर आजकल जैसे ये चिकनकारी या वाइट पे भी जैसे एक रमज़ान का एक एहसास होता है कि बहुत ही पाकीज़गी और वैसा महीना है, तो काफ़ी लोग जैसे थोड़ी कहना चाहिए कि बड़ी एज की ख़वातीन जो हैं वो चाहती हैं कि वाइट में उनके पास ज़्यादा हो कलेक्शन, दुपट्टे हों चिकनकारी के, शिफॉन के, और वो अच्छे भी लग रहे होते हैं। और जैसे इस तरह के हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते वो भी खूबसूरत लगते हैं कि आपने, और शलवार का क्योंकि अब काफ़ी फ़ैशन हो रहा है तो शलवार के साथ शॉर्ट कुर्तीज़ हैं, मतलब ये कि आप सोफिस्टिकेटेड लगें, एक अच्छा वो बिल्कुल एहसास होता है। बिल्कुल क्योंकि आप जो पहनते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। तो जब हम आपकी कलेक्शंस की बात करते हैं तो आप बेसिकली फोकस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होती है? यंग्स, जाहिर है यंग गर्ल्स, ओके, 18 टू समझें 40s, मतलब यही ज़्यादातर इनकी होती है डिमांड आजकल जो है। मगर ये कि हाँ कहना चाहिए 20 प्लस से लेके 30 प्लस तक की उनकी काफ़ी होती है डिमांड। उनको चाहिए होते हैं कलर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट हों और स्टाइल्स भी डिफरेंट हों, प्रिंटेड हों काफ़ी। आजकल ये मुश्किल नहीं रहेगी, जैसे अभी ऑफिस गोइंग होती हैं तो उनके लिए डिफरेंट कलेक्शन होती है कि बिल्कुल ऑफिस गोइंग तो बिल्कुल ही अलग चैप्टर है। बिल्कुल कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रही हैं तो उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। ज़ाहिर है जैसे आजकल मलाई का काफ़ी है लॉन पे, वो मटेरियल भी लिनन अभी जैसे गया है ये मंथ, ओके, तो उसमें बहुत अच्छा रहा, वो आरामदेह भी, कंफर्टेबल भी है और आप इसको आराम से वेयर कर सकते हैं कहीं पे भी। चलें फिर हम आपके कलेक्शन का वेट करते हैं ईद के लिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपकी इस ईद की कलेक्शन बहुत हिट जाएगी। बिल्कुल, और बहुत खुशी हुई नौरीन आपसे मिलकर। आपको इंशाल्लाह हम जो भी हमें इस तरह के ट्रेंड्स के लिए फ़ॉलो करना होगा हम आपको फ़ॉलो करेंगे। आप अपने पेज का भी बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि आपके पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी है कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कितनी मज़े के हमारे पास गेस्ट थी कि जो हमें आजकल के ट्रेंड्स और कट्स के बारे में बता रही थी। तो चलते हैं जी अब ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम अपने किचन में जाएंगे और देखेंगे आज हमारे शेफ़ हमारे लिए क्या बना रहे हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू ज़ुल्फ़िशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ बख्तावर हसन और मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान की कुलिनरी स्टूडेंट हूँ। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी लेमनेड, जिसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज़, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ अगर अवेलेबल हैं अभी तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं नाइस सुपर मार्केट एंड फार्मेसी से। इनकी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मेरे पास फ्रेश हैं, आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास शुगर सिरप है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। मेरे पास लेमन जूस है जो मैंने स्क्वीज़ करके हुए रखा हुआ है। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ की मैंने ग्रीन पार्ट स्टैम्प रिमूव कर दिया है, आप भी रिमूव कर दीजिएगा, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत डस्ट होती है। और हमारे पास आइस क्यूब्स हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे, हमने ब्लेंडर में हमने वाटर डाला हुआ है, 1 कप वाटर है, हम इसके अंदर 9 to 10 स्ट्रॉबेरीज़ डालेंगे। अब हम इसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून्स जो है वो शुगर सिरप डालेंगे। अगर आप कम लेते हैं तो आप कम यूज़ कीजिए, अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपकी मर्ज़ी, और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप स्टेविया भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे जो हमने पहले से स्क्वीज़ करके रखा हुआ है, 2 टेबलस्पून्स। इसके अंदर हम आइस डालेंगे, आपको जितना ठंडा पसंद है आप उतनी आइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 5 to 6 आइस क्यूब्स यूज़ किए हैं। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। अफ्तार में आप कितनी भी चीज़ें यूज़ कर लें, लेकिन ड्रिंक के बगैर अफ्तार मुकम्मल नहीं है। सबसे पहले हम ड्रिंक ही लेते हैं। ये अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। ये मेरे पास मेरा ग्लास है जिसके अंदर मैंने थोड़े से मिंट लीव्स चॉप करके डाले हुए हैं, और अब हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी लेमनेड पोर कर देंगे। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी लेमनेड रेडी है। ये आप ज़रूर बनाइएगा अपने अफ्तार टेबल्स पे। ये बहुत मज़े का लगता है, ये बहुत सबको अच्छा लगता है, बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत हेल्दी है। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो मैंने आपको उसका भी बता दिया है कि आप स्टेविया यूज़ कर सकते हैं। इसको पी के आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ओवर बैक टू यू ज़ोफ़िशा। जी नाज़रीन, आपने देखा कितनी मज़े की आज डिश बनी है। मेरी पर्सनल फेवरेट है और मैं भी इसको एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी अपने घर में इसको ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए। और कल मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ और फ्रेश रेसिपी के साथ, मेहमानों के साथ और बयान के साथ। जुड़े रहने का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।